औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी में आज हम डिस्कस करेंगे द जनरल विल, जो कि बेसिकली रोसो ही का एक कंसेप्ट है। और बेसिकली हमारा फोकस ये रहेगा कि किस तरह वो जनरल विल को डिफ़ाइन करते हैं और फिर किस तरह वो ये कहते हैं कि जनरल विल ही के ज़रिए से हम इंसान जो है, हम पॉलिटिकल लिबर्टी को, हम इकनॉमिक लिबर्टी को, हम मॉरल लिबर्टी को हम इंश्योर कर सकते हैं। और किस तरह हम, जो कि स्टेट ऑफ नेचर में लोग मुकम्मल तौर पर इक्वल थे, मुकम्मल तौर पर आज़ाद थे, उसी आज़ादी को हम किस तरह रिस्टोर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल लिबर्टी। सबसे पहली बात यह है कि वो कहते हैं कि जनरल विल जो है रोसो की पॉलिटिकल फिलॉसफी का, रोसो की जो सिस्टम है, एक बहुत एक अहम चीज़ जो है, एक अहम कॉन्सेप्ट है द जनरल विल। और बेसिकली जो कि लोग द स्टेट ऑफ नेचर से सोशल कंट्रैक्ट की तरफ आते हैं, सोशल कंट्रैक्ट में लोग ये कहते हैं कि हम अपने सारे इख्तियारात को जनरल विल ही को हम सरेंडर करते हैं और बेसिकली जनरल विल ही के ज़रिए से हम सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं। और बेसिकली बाद में वो कहते हैं, जिस तरह वो जनरल विल को डिफ़ाइन करते हैं, बाद में वो कहते हैं कि इसके ज़रिए से हम ना सिर्फ ये कि पॉलिटिकल इक्वलिटी को इंश्योर कर सकते हैं, हम मॉरल लिबर्टी को जो है वो इंश्योर कर सकते हैं, पॉलिटिकल लिबर्टी को हम इंश्योर कर सकते हैं, इकनॉमिक इक्वलिटी को और पॉलिटिकल इक्वलिटी को हम इंश्योर कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि रोसो कहते हैं कि अगर ट्रूली जनरल विल वो हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये कि यही जनरल विल जो है कि ये जनरल हो इन इट्स ओरिजिन, इन इट्स ऑब्जेक्ट एंड इन इट्स फॉर्म। और बेसिकली जो कि लास्टली उनका जो आखिरी कंडीशन है वो ये है कि जनरल विल तब होगा, जनरल विल वही है जहाँ पर सोसाइटी में लोग जो है इकनॉमिकली इक्वल हो। और बेसिकली वो कहते हैं कि जनरल विल ही एक एब्सोल्यूट सावरैन है, जो कि वो सावरैन पावर देते हैं, वो जनरल विल को देते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि अगर जनरल विल जनरल ना हो इन इट्स ओरिजिन, इन इट्स ऑब्जेक्ट एंड इन इट्स फॉर्म, अगर इकनॉमिक इनइक्वालिटीज़ हो तो जनरल विल जो है ये ज़ाहिरी बात है कि ये सावरैन नहीं हो सकता। दिस मीन दैट एवरी वन मस्ट हैव अ वॉइस इन द डिसीजन टेकन बाय द जनरल विल। सबसे पहली बात जो कि वो कहते हैं कि द जनरल सावरैन इज़ ओनली दैट जनरल विल विच इज़ जनरल इन इट्स ओरिजिन। और जनरल विल फॉर एग्जांपल अगर हम ओरिजिन की बात करते हैं कि वो कहते हैं कि जनरल इन इट्स ओरिजिन की बात वो करते हैं, तो वो कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि सारे लोगों का डिसीजन मेकिंग में हिस्सा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जितनी भी लोग हैं वो ख़ुद पॉलिसीज़ बनाएंगे, वो ख़ुद लॉज बनाएंगे और उनके ख़ुद जो है ख़ुद वो पॉलिसी मेकर्स जो है और डिसीजन मेकर्स जो है वो होंगे। एवरी वन फॉर इंसान मस्ट हैव अ वोट बाय विच ही एक्सप्रेस हिज डिसीजंस। और बेसिकली वो कहते हैं कि सारे लोगों को वोट का हक़ हासिल होगा। वोट का हक़ ना सिर्फ ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल आफ्टर 5 ईयर्स होगा, लेकिन हर डिसीजन में लोग खुद डिसाइड करेंगे, हर डिसीजन में खुद लोग जो है वो अपना हिस्सा जो है वो डालेंगे थ्रू वोट। मतलब ये है कि यहाँ पर वो जो है रोसो जो है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात नहीं करता, वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं। जो कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में ये होता है कि लोगों को रिप्रेजेंट किया जाता है मुख्तलिफ लोगों के ज़रिए से। और यहाँ पर वो ये कहते हैं कि सारे डिसीजन में जितनी भी डिसीजंस होते हैं यहाँ पर इन्हीं डिसीजन में लोगों का हिस्सा होगा। और बेसिकली it is not the general will which is sovereign, because representative democracy denies the principle that the general will must be general in its origin. representative democracy में ये होता है कि डिसीजन मेकिंग कुछ और लोग करते हैं, डिसीजन मेकर्स कुछ और होते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं लोगों को, लेकिन लोग खुद वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते डिसीजन मेकिंग में। तो अगर वो डायरेक्टली सारे लोग पार्टिसिपेट नहीं करते डिसीजन मेकिंग में, तो यही जनरल विल नहीं है, क्योंकि ये ओरिजिन में जनरल विल नहीं है और ये सावरैन भी नहीं हो सकता। और बेसिकली रोसो जिस तरह कहते हैं कि इंग्लिश लोग जो है फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के लोग, रोसो का ये ख्याल है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के लोग जो है वो फ्री हैं ओनली फॉर 1 डे इन 5 ईयर्स।
लोग जो है फ्री है तब जब ये 5 ईयर्स में सिर्फ एक ही दिन वो वोट देते हैं। द डे दे वोट, दैट इज़ द वन डे द जनरल विल इज़ रियली जनरल इन इट्स ऑरिजिन। और सिर्फ उन्हीं दिनों में इलेक्शन के दिन के रोज़ जो है सिर्फ और सिर्फ लोग जो है रोसों का ये ख्याल है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में वो आज़ाद होते हैं। जनरल विल अगर लोग आज़ाद तब होंगे जब सारे लोग जो है, जब जनरल विल जो है वो इन इट्स ऑरिजिन जनरल होगा, मतलब सारे लोगों को डिसीजन मेकिंग में हिस्सा हो, सारे लोग जो है फॉर एग्जांपल वो वोट देते हो सारे डिसीजंस में। तो अगर सारे डिसीजन में लोग वोट देते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो जनरल विल एग्जैक्टली जनरल विल है, ये सही जनरल विल है। और लोग क्या है, लोग आज़ाद हैं, लोगों को पॉलिटिकल मॉरल और पॉलिटिकल आज़ादी जो है लोगों को हासिल है। दूसरी बात जो वो रोसो कहते हैं कि जनरल विल जो है मस्ट बी जनरल इन इट्स ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट में जनरल होगा। और इसका मतलब यह है कि पीपल मस्ट बी थिंकिंग अबाउट कॉमन गुड व्हेन टेकिंग अ डिसीजन। लोग जो है अगर डिसीजंस लेते हैं, लोग अपनी वोट का फॉर एग्जांपल इस्तेमाल करते हैं, तो वो इसलिए नहीं देंगे कि वो फॉर एग्जांपल किसी खुद अपनी इंटरेस्ट को, पर्सनल इंटरेस्ट को या पर्सनल मफादात को रिप्रेजेंट करते हैं। वो इस तरह वोट नहीं देगा कि फॉर एग्जांपल वो एक एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल वो रोसो कहते हैं कि अगर इस तरह की एसोसिएशंस, सबसे पहली बात यह है कि वो कहते हैं कि रियासत के अलावा कोई एसोसिएशंस नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर है भी तो ये होना चाहिए कि सारे एसोसिएशन जो है फिर क्या है, फिर इक्वल हो। लेकिन अगर इस तरह है कि कोई भी फॉर एग्जांपल सारे लोग वोट देते हैं डिसीजन मेकिंग में, लेकिन अगर सारे लोग ये खुद के लिए सोचते हैं और सारे लोग अपनी ही एसोसिएशन के लिए कुछ ग्रुप कोई किसी किस्म के ग्रुप के लिए सोचते हैं, तो फिर ये जनरल विल नहीं है। अगर इस तरह है कि सारे लोग जो हैं, अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जनरल विल इट्स ऑरिजिन जनरल है, सारे लोग वोट देते हैं, लेकिन अगर सारे लोग अपने मफादात के लिए वोट देते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि इन इट्स ऑब्जेक्ट जनरल विल जो है ये जनरल नहीं है, ये सही नहीं है। जनरल विल के लिए इन इट्स ऑब्जेक्ट जनरल तब होगा जब सारे लोग जो है सारे लोगों के मफादात के लिए सोचेंगे, सारे लोगों को फॉर एग्जांपल सारे लोग कलेक्टिवली वो कलेक्टिव गुड के लिए सोचते हैं, पब्लिक गुड के लिए सोचते हैं, तो फिर रोसो कहते हैं कि इसी के ज़रिए से जनरल विल जो है इन इट्स ऑब्जेक्ट जनरल बन जाता है। और फिर वो कहते हैं कि अगर लोग कोई ख़ास ऑर्गेनाइजेशन के लिए वोट देते हैं, अपने मफादात के लिए वोट देते हैं, तो इन इट्स ऑब्जेक्ट जनरल विल जनरल नहीं है और ये सॉवरेन भी नहीं होना चाहिए। तीसरी बात वो ये कहते हैं कि तो इस तरह है कि अगर इस तरह है कि इन इट्स ऑब्जेक्ट जो है इट इज़ नॉट जनरल, तो बेसिकली ये जनरल विल नहीं है। सच डिसीजन कैन ओनली बी कॉल्ड द विल ऑफ ऑल। फॉर एग्जांपल अगर सारे लोग खुद की अपनी मफादात के लिए वोट देते हैं, अपनी मफादात के लिए डिसीजन मेकिंग को असरअंदाज करते हैं, अपनी पर्सनल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि ये द विल ऑफ ऑल है, लेकिन जनरल विल नहीं है। ये कभी भी फॉर एग्जांपल अगर जनरल विल तब होगा जब सारे लोगों के लिए सोचते हैं, जब सारे लोग पब्लिक गुड के लिए और सारे लोग कलेक्टिव गुड के लिए जो है वो सोचते हैं। देयर इज़ अपॉन अ ग्रेट डील ऑफ डिफरेंस बिटवीन द विल ऑफ ऑल एंड द जनरल विल। रोसो खुद कहते हैं कि यहाँ पर डिफरेंस है द विल ऑफ ऑल में और द जनरल विल में। द लेटर कंसिडर ओनली द कॉमन इंटरेस्ट व्हाइल द फॉर्मर टैक्स प्राइवेट इंटरेस्ट इनटू अकाउंट एंड इज़ नो मोर दैन सम पर्टिकुलर विल्स। और बेसिकली वो कहते हैं कि अगर द विल ऑफ ऑल ये है कि सारे लोग अपनी प्राइवेट मफादात के लिए सोचते हैं और काम करते हैं, और जनरल विल में ये है कि लोग कॉमन इंटरेस्ट के लिए, कलेक्टिव गुड के लिए और कॉमन गुड के लिए जो है वो काम करते हैं। फिर तीसरी बात वो ये करते हैं कि जनरल विल जो है जनरल होगा इन इट्स फॉर्म, इन इट्स ऑरिजिन के सारे लोग वोट देंगे, इन इट्स ऑब्जेक्ट के सारे लोग कॉमन गुड के लिए काम करेंगे, कॉमन गुड के लिए, कॉमन इंटरेस्ट के लिए जो है वो वोट देंगे। इन इट्स फॉर्म ये है कि दिस मीन्स दैट द लॉ फॉर्मुलेटेड बाय द जनरल विल मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ जनरल प्रोपोजिशंस विदाउट मेंशनिंग पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स। फॉर एग्जाम्पल इन द फॉर्म यह है कि जितनी भी पॉलिसीज़ बनेंगी, जितने भी लॉज फार्मूलेट किए जाएंगे, जनरल विल फॉर एग्जाम्पल अगर लॉज बनते हैं तो सारे लोग जो है वो फॉर एग्जाम्पल वोट देते हैं, सारे लोग कॉमन गुड के लिए सोचते हैं, लेकिन इन फॉर्म ये होगा, इन इट्स फॉर्म ये होगा कि यही लॉज जो है किसी के नाम पर नहीं बनेंगे, किसी इंडिविजुअल के नाम पर नहीं बनेंगे, किसी
एसोसिएशन के नाम पर नहीं बनेंगे, ये जनरल विल और सारे लोगों के नाम पर क्या होंगे, ये बनेंगे। और फाइनली जो कि लास्ट कंडीशन है इकोनॉमिक इक्वालिटी का, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट बाय इक्वालिटी रोसो इज रेफरिंग इकोनॉमिक इक्वालिटी विदाउट विच ही स्टेट्स सोशल पॉलिटिकल इक्वालिटी कैन नॉट एग्जिस्ट। आखिरी बात वो ये करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर जनरल विल जो है सारे लोग इन इट्स ऑरिजिन ये है कि सारे लोग वोट देते हैं, इन इट्स फॉर्म ये है कि सारे लोग जो है, इन इट्स ऑब्जेक्ट ये है कि सारे लोग जो है वो कॉमन गुड के लिए सोचते हैं, और इन इट्स फॉर्म ये है कि ये कॉमन जनरल विल के नाम पर बनते हैं लॉज, किसी पर्टिकुलर इंसान के नाम पर, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर नहीं बनते। और आखिरी जो कि कंडीशन है वो इकोनॉमिक इक्वालिटी के है। बेसिकली इस तरह है कि वो कहते हैं कि जिस तरह इनइक्वालिटीज़ की बात वो करते हैं, इनइक्वालिटीज़ पर उनका बुक भी है, एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। वो कहते हैं कि इंसान जब वक्त गुजरने के साथ इस तरह हुआ कि कुछ लोगों ने ज़मीनों पर कब्ज़े किए, ज़मीनों पर कब्ज़े करने के बाद इस तरह हुआ कि वही ज़मीनें जो है ये प्रॉफिटेबल बन गई, मतलब उन्होंने अब प्रॉफिट जो है वो जमा करना शुरू किया। जब उन्होंने प्रॉफिट जमा करना शुरू किया तो इस तरह हुआ कि इसके बाद इकनॉमिक इनइक्वालिटीज़ पैदा हुई, सारे लोग जो हैं कुछ मालदार बन गए और कुछ गरीब बन गए, कुछ रिच बन गए और कुछ पुअर बन गए। इसके बाद ये हुआ कि वक्त गुजरने के साथ ये हुआ कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट जो है, जो कि वो कहते हैं कि गलत हुआ। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट इस तरह इस्तेमाल किया गया कि मालदार जो लोग थे उन्होंने ये सोचा कि हमारे जो कि प्रॉफिट्स है, हमारे जो कि पोजीशंस है, इसको बचाने के लिए ज़रूरी है कि हम गवर्नमेंटल अथॉरिटी को जन्म दें, और इसी के लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया। और इसके साथ ये किया कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लोगों को ये कहा गया कि ये सारे लोगों के मफादात के लिए काम करेगा, लेकिन इस तरह नहीं हुआ। जो कि एसोसिएशन बनाया गया, जो कि गवर्नमेंट पर एग्जाम्पल बनाई गई, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये हुआ कि उस गवर्नमेंट को फिर इस्तेमाल किया गया रिच के मफादात के लिए। तो इसके साथ ये हुआ कि इकनॉमिक इनइक्वालिटीज़ के ज़रिए से जो गवर्नमेंट जब वजूद में आया तो पॉलिटिकल लोग अनइक्वल बन गए, क्योंकि वही अथॉरिटी फिर इस्तेमाल हो गई पुअर के ख़िलाफ़। और इस तरह भी हुआ कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहते हैं कि इसके बाद ये हुआ कि जब गवर्नमेंटल अथॉरिटी का इस्तेमाल गलत हुआ तो लोग जो है कुछ पावरफुल बन गए, कुछ कमज़ोर बन गए। और इसके बाद एक आखिरी जो स्टेप था वो ये था कि कुछ लोग जो है मास्टर्स बन गए और कुछ लोग जो है वो जो कि स्लेव्स बन गए या सर्व्स बन गए। तो बेसिकली इस तरह हुआ कि वो कहते हैं कि इस प्रोसेस के साथ इकनॉमिक इनइक्वालिटीज़ के ज़रिए से पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज़ भी वजूद में आई, उसका भी बुनियाद रखा गया, और मॉरल लिबर्टी का बुनियाद जो है वो भी रखा गया। और जो कि स्टेट ऑफ नेचर में लोग नेचुरल इक्वलिटी में रहते थे और नेचुरल लिबर्टी में रहते थे, दोनों चीज़ें जो है उनसे छीन ली गई इकनॉमिक इनइक्वालिटीज़ के ज़रिए से। और बेसिकली वो ये कहते हैं कि इक्वालिटी को वो डायरेक्टली लिंक करते हैं लिबर्टी के साथ, कि अगर फॉर एग्जांपल इक्वालिटी नहीं है तो लिबर्टी कोई भी आज़ाद नहीं है। और एग्जैक्टली यहाँ पर जनरल विल में भी वो ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर लोग इकोनॉमिकली अनइक्वल है तो वो पॉलिटिकली भी अनइक्वल हैं, वो सोशली भी अनइक्वल हैं, और वो मॉरली जो है वो क्या है, वो अनइक्वल है। तो अनइक्वल अगर है तो ये आज़ाद नहीं हो सकते। अगर आज़ाद नहीं हो सकते तो ये फॉर एग्जांपल अगर आज़ाद नहीं है तो ये आज़ादी से वो अपने वोट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो ख़ुद किसी इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करेंगे, वो मजबूरी में वोट देंगे। और मजबूरी में ज़ाहिर बात है कि किसी जो उनको मजबूर करता है उनकी मफादात का ख्याल वो रखेगा, कॉमन गुड का जो कि इन इट्स ऑब्जेक्ट जो कि जनरल विल है वो भी इससे वायलेट हो सकता है। जो कि वही लोग जो वोट देंगे वो अपनी मास्टर को रिप्रेजेंट करेंगे और अपनी मास्टर की मफादात के लिए काम करेंगे, कॉमन गुड के लिए काम नहीं करेंगे। तो जनरल वेल जो है हम इंश्योर नहीं कर सकते जब इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ होंगे। रिमेंबर आल्सो दैट फॉर the purpose of making the general will of sovereign is to protect individual liberty. Rousseau writes explicitly that liberty cannot exist without equality. और जनरल विल भी यही इसीलिए बनाया गया है या बनाना चाहिए कि या इस तरह की एसोसिएशन कि हम लिबर्टी को इंश्योर कर सकते हैं। और एक ज़ाहिरी बात है कि वो लिबर्टी को इक्वलिटी और इक्वलिटी को लिबर्टी के साथ लिंक करते हैं। बाय इक्वलिटी रोसो सेज ही डज नॉट मीन दैट रिच are to be absolutely identical for everybody, but that in respect to riches, no citizen shall ever be wealthy enough to buy another, and none poor enough to be forced to sell himself. इकोनॉमिक इक्वालिटी का उनका ये मतलब है कि कोई भी इकोनॉमिकली इतना पावरफुल ना हो जो कि दूसरों को खरीद सके, दूसरों को मजबूर कर सके, दूसरों को फॉर एग्जांपल स्लेव्स बना सके, दूसरों को सब्जुगेट कर सके, दूसरों को सबऑर्डिनेट कर सके, दूसरों को सप्रेस कर सके।
और इस तरह भी नहीं होगा कि कोई भी इतना गरीब हो कि वो इतना मजबूर हो जाए कि वो ख़ुद को ग़ुलाम बनाए, वो ख़ुद को बेचें, वो ख़ुद को फॉर एग्ज़ाम्पल वो क्या करे, ख़ुद को सेल करे। तो बेसिकली अगर कोई यहाँ पर इतनी इनइक्वालिटीज़ है कि कोई भी इतना पावरफुल है कि कोई लोगों को ख़रीद सकता है, और कोई इस तरह गरीब है कि वो ख़ुद को बेचने पर मजबूर है, तो वो कहते हैं कि यहाँ पर इकनॉमिक इनइक्वालिटीज़ आती है, और इकनॉमिक इनइक्वालिटीज़ से लिबर्टी भी ख़त्म हो जाती है, पॉलिटिकल, मॉरल और सोशल, और पॉलिटिकल और मॉरल और सोशल जो इक्वालिटी है वो भी ख़त्म हो जाती है। वेयर देयर इज सम सच इकनॉमिक डिस्पैरिटीज़, पीपल नेचुरली फील दैट देयर इज़ नो कॉमन इंटरेस्ट, एंड व्हेन टेकिंग देयर डिसीजन बिगिन टू फोकस ओनली ऑन देयर पर्टिकुलर इंटरेस्ट। कि फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरह की इकनॉमिक इनइक्वालिटीज़ हैं, खुद कुछ लोगों को लेते हैं, ख़रीदते हैं, और कुछ खुद को बेचते हैं, तो यहाँ पर अगर इतनी इकनॉमिक डिस्पैरिटीज़ है, तो इस तरह है कि लोग फिर कॉमन इंटरेस्ट के लिए नहीं सोचते, वो कॉमन गुड के लिए नहीं सोचते, वो पर्टिकुलर इंटरेस्ट के लिए सोचते हैं। तो ज़ाहिरी बात है कि इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। लाइक इक्वालिटी, अनदर प्री कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ जनरल वेल विच रोसो डिस्कसेस एल्सवेयर इज दैट पॉलिटिकल कम्युनिटी मस्ट ओवरलैप अ स्मॉल कल्चरली होमोजेनस सोसाइटी। कि जिस तरह की एसोसिएशन की बात हमने की, ये एक कल्चरली होमोजेनस सोसाइटी में हम इस तरह की चीज़ों को हम इंश्योर कर सकते हैं। रोसो सेड दैट अ नेशन इज़ यूनिफाइड बाय कस्टम्स एंड करेक्टर, नॉट बाय रेगुलेशन ऑफ एंड लॉज, बट बाय द सेम काइंड ऑफ लाइफ एंड फूड एंड कॉमन इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट। रोसो कहते हैं कि जिस तरह एल्सवेयर वो कहते हैं कि किसी और जगह पर कि होमोजेनस सोसाइटी जो है लाजमी है। होमोजेनस क्या कि इन इस कस्टम एंड करेक्टर, ये क्या है, जो यूनिफाइड होगी। किसी भी सोसाइटी को वो कहते हैं कि हम रेगुलेशन से, लॉज से, पॉलिसीज से हम यूनिफाइड नहीं बना सकते, हम आइडेंटिकल नहीं बना सकते, बट लोग जो है वो एक होंगे, वो एक जैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे इन इट्स लाइफ, कि वो किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, कौन कौन सी चीज़ें खाते हैं, कौन कौन सी चीज़ों से, या इवन यहाँ तक कि क्लाइमेट का इन्फ्लुएंस क्या है उन लोगों पर। यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं कि मुख्तलिफ नेशंस का वो एक तस्वुर देते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम मुख्तलिफ नेशंस को ये हक़ दे दें कि आप ही की जनरल वेल जो है यहाँ पर हर एक नेशन में हम इंश्योर कर सकते हैं, तो मुख्तलिफ नेशंस का वो एक तस्वुर देते हैं कि ज़ाहिर बात है कि नेशंस जो हैं उनमें ये सारी चीज़ें जो है ये वो कल्चरली होमोजेनस सोसाइटी हम वहाँ पर इंश्योर कर सकते हैं। वी नो दैट रोसो वाज अ स्टांच डेमोक्रेट। The only kind of democracy that was acceptable to him as a defender of individual liberty was a form of direct democracy। कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जिस तरह पहले हमने कहा कि वो नहीं पसंद करते थे। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में वो ये कहते थे कि लोग सिर्फ एक ही दिन आज़ाद होते हैं, वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कायल थे। हियर ही वाज पॉइंटिंग टू द लिंक बिटवीन डेमोक्रेसी एंड द फिनोमिना ऑफ नेशनलिज्म। जाहिर बात है कि वो नेशंस की बात करते हैं कि हर नेशन को पॉलिटिकल अथॉरिटी जो है वो अपनी ही नेशन को देनी चाहिए, और एक जो मुख्तलिफ एक अलग जो है सोसाइटी उनको बनानी चाहिए जहाँ पर जनरल विल जो है वो रिस्टोर हो, वो इंश्योर हो। वी कैन सी इन रोसो हाउ नेशनलिज्म राइट्स पॉकी बैक इन द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी। और स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी के ज़रिए से वो नेशनलिज्म के ज़रिए से वो स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी को इंश्योर कर सकते हैं। द assumption is that it will be easier for general will to exist if the people are already united in terms of cultural factors। हम कह सकते हैं कि हम यूनिटी की बात करते हैं, कॉमन इंटरेस्ट की बात करते हैं, कॉमन मफादात के लिए काम करते हैं, पब्लिक गुड के लिए काम की बात करते हैं। तो पब्लिक गुड वो कहते हैं कि इंश्योर तब हो सकता है जब लोग इस तरह की चीज़ों में आइडेंटिकल हो, उनके मफादात एक होते हैं, जब वो फॉर एग्ज़ाम्पल एक कॉमन क्लाइमेट के अंदर जो है वो रहते हैं, उनकी फॉर एग्ज़ाम्पल लैंग्वेज एक है, उनका रिलीजन एक है, उनका कल्चर एक है। तो बेसिकली हम इंश्योर कर सकते हैं जनरल वेल को कि लोग जो हैं जो कि तब सारे लोगों के मफादात के लिए काम करेंगे और सोचेंगे भी। और रिलीजन और लैंग्वेज का जो है एक बहुत बड़ा किरदार है इसमें। ओनली गिवन सच जनरल विल, जनरल इज एन ऑब्जेक्ट, जनरल इन इट्स ओरिजिन, जनरल इन इट्स फॉर्म, एंड एग्जिस्टिंग द कंडीशन ऑफ इक्वालिटी कैन बी गिवन द एट्रीब्यूट ऑफ सॉवरेंटी, एट्स एंड डिविजिबिलिटी। हम इसी तरह के जनरल विल को, जो कि सारे लोग वहाँ पर डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लेते हो, सारे लोगों के लिए सोचते हों, और
जितनी भी लाज और पॉलिसीज़ बनेंगी वो एक पर्टिकुलर एसोसिएशन और पर्टिकुलर लोगों के नाम पर नहीं, लेकिन सारे लोगों के नाम पर जब बनेंगी तो यही एक्चुअल जनरल वेल है। और बेसिकली इसी जनरल वेल को रोसो कहते हैं कि हम सावरेन कह सकते हैं कि या उनकी सावरेंटी का हक सिर्फ इस तरह की जनरल वेल को हासिल है जो कि इंडिविजिबल है, जो कि इनएलिएनेबल है, जो कि इनफॉलिबल है और जो कि एब्सोल्यूट है। इट इज़ to such a general will that the people alienate their rights, including their right to life, liberty and property। और इसी 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 जनरल वेल में लोग एंजॉय भी कर सकते हैं और लोग सरेंडर भी करते हैं अपनी राइट्स को, कि फॉर एग्जांपल अगर वो अपनी राइट टू लाइफ और लिबर्टी और प्रॉपर्टी को इस तरह की जनरल विल को वो सरेंडर करते हैं और इसी तरह की जनरल विल के ज़रिए से उनकी लाइफ को तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है, इनको आज़ादियों को वो तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है और उनकी प्रॉपर्टी को क्या मिल सकता है, वो जो 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 तहफ़्फ़ुज़ है वो मिल सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब जनरल वेल जो है इन इट्स ऑरिजिन, इन इट्स फॉर्म, इन इट्स ऑब्जेक्ट और इकोनॉमिक इक्वालिटीज़ हो, तब हम इंश्योर कर सकते हैं एक्चुअल जनरल वेल को।